हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और नया चैप्टर जो है हमारा, उसका नाम है साम्यावस्था। ये जो चैप्टर है हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे अलग अलग। एक होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब कि आपका रासायनिक साम्य, और दूसरा होगा आयनिक साम्य, आयनिक इक्विलिब्रियम। और वैसे भी दोनों चैप्टर अलग अलग ही पढ़ने चाहिए, है ना। चैप्टर एक है लेकिन इसके दो अलग अलग पार्ट है। एक होता है आयनिक साम्य और एक होता है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य में हम लोग आयन जो है डिसोशिएट करने वाली बात नहीं करते, वियोजित करने वाली बात नहीं करते। उसमें सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, वो देखते हैं। और आयनिक साम्य में हम लोग देखते हैं अम्ल और क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, वो कैसे कैसे वहां पे वियोजित होते हैं, अम्ल कैसे वियोजित होगा, प्रबल होगा, दुर्बल होगा, उसके अंदर पीएच क्या रहेगी, पीएच चेक करते हैं हम लोग। पीएच आपको पता है कैसे, किसके लिए चेक करते हैं, है ना। किसी की भी अम्लता और क्षारीयता चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, पीएच निकालते हैं। पीएच आप चेक कर चुके होंगे बचपन की क्लासों में, पीएच पेपर से, है ना। हमारे पास में जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक सूचक होते हैं वो भी होते हैं, है ना। और अप्राकृतिक सूचक वो भी होते हैं, सिंथेटिक। अलग अलग तरीके से हम लोग पीएच चेक करते हैं। तो सब आयनिक सेकेंड पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में जो है हम लोग बात करेंगे रासायनिक साम्य की, जिसके अंदर केमिकल और केमिकल रिएक्शंस में कैसे इक्विलिब्रियम आ रहा है, रासायनिक साम्य में कैसे वहां पर साम्यावस्था आ रही है, ये हम लोग चेक करेंगे। क्लियर। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है साम्यावस्था। और साम्यावस्था जो है ये दो पार्ट में पढ़ा जाएगा। एक होगा आयनिक साम्य और दूसरा होगा रासायनिक साम्य। सबसे पहले हम लोग रासायनिक साम्य की बात करेंगे, लेकिन रासायनिक साम्य की बात करने से पहले एक जनरल बात करते हैं कि जो साम्यावस्था आती है ये क्यों आती है भाई, और साम्यावस्था कैसी कैसी रिएक्शनों में आपको मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले उन रिएक्शनों के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे छोटी सी शर्त क्या है साम्यावस्था के लिए। कोई भी रिएक्शन साम्यावस्था में होगी तो कब होगी और कैसे होगी। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो अभिक्रिया है उनके प्रकार, कि कौन सी अभिक्रिया ऐसी हैं जो आपको साम्यावस्था प्रदान करेगी, कर सकती हैं। अभिक्रिया के प्रकार, तो अभिक्रिया के प्रकार के अकॉर्डिंग दो अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम लोग चेक करते हैं। एक होती है उत्क्रमणीय और एक अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमण। क्लियर। तो उत्क्रमण अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में जा सकती हैं, और इनके बारे में और डिफरेंस हम लोगों ने वहां पे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है ऑफलाइन क्लास में। अगर आपको पता हो तो हम लोगों ने जो ऊष्मागतिकी जब पढ़ा था तो उसके अंदर इनके बारे में पढ़ा था कि ये अभिक्रियाएं जो है बहुत स्लो होती है ना, धीरे 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 हर एक पॉइंट पर क्या आता है, साम्यावस्था आती है। लेकिन ये अभिक्रियाएं जो है ये बहुत तेज गति से होती है, सडनली अचानक हो जाती है। क्लियर। तो उत्क्रमण अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो, उन्हें उत्क्रमण अभिक्रिया कहेंगे। और अनुत्क्रमण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जो एक ही दिशा में हो, जो सिर्फ एक ही दिशा में होती हो, उन्हें अनुत्क्रमण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। अब कैसे पता करेंगे कि कोई भी अभिक्रिया उत्क्रमण है या कोई भी अभिक्रिया अनुत्क्रमण है। जैसे उदाहरण हम लोग लें, उदाहरण के तौर पे मैंने ये अभिक्रिया ली, देखो N2 प्लस 3H2 और यहां पे बन रहा है 2NH3। ठीक है, ये गैस होती है, ये भी गैस होती है और ये भी गैस होती है। अब कैसे पता करोगे, हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे आप पता कर सको अभिक्रिया उत्क्रमण है अनुत्क्रमण है, देखते ही, है ना। देखते ही पता करने के लिए आपके पास में ये साइन होना चाहिए, ये डबल एरो का साइन होना चाहिए किसी के लिए भी, कि यहां पर जो है ये बताता है कि अभिक्रिया इस दिशा में भी जा सकती है और इस दिशा में भी जा सकती है। क्लियर। दोनों दिशाओं में अभिक्रिया जा सकती है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये साइन वहां पे होना चाहिए। अब जैसे यहां पर है, इसके अंदर अगर हम लोग उदाहरण लें, जैसे कार्बन है, कार्बन का मैंने दहन कराया और कार्बन का दहन कराने पर यहां से निकलेगा CO2।
ठीक है, ये ठोस होता है, ये गैस और ये गैस। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, अच्छा इसको जो बैलेंस है वो कर लेना आप, इसको 1/2 O2। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो ये अभिक्रिया एक ही डायरेक्शन में होगी, क्योंकि कार्बन को अगर आपने जला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से वापस से आप कार्बन नहीं बना सकते। क्लियर? तो प्राकृतिक रूप से तो नहीं बना सकते कार्बन डाइऑक्साइड से वापस से कार्बन। क्लियर? तो ये डायरेक्शन जो आपको बता रहा है, ये एक एरो, ये हमेशा बताएगा कि रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही दिशा में। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनुत्क्रमण अभिक्रिया। देखते कैसे पता लगाओगे? इन एरो से पता लगाओ। क्लियर? अब जैसे एक ही एग्जांपल जो है वो उत्क्रमण में ही है, अनुत्क्रमण में भी है। देखो कैसे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको अगर मैं तापीय विघटन करूं तो यहां पे बनेगा CaO + CO2, ठोस और गैस। तो अगर इसको मैं बंद पात्र में करूं, इस अभिक्रिया को अगर मैंने बंद पात्र में किया तो बंद पात्र में तो ये हो जाएगी अनुत्क्रमण, सॉरी उत्क्रमण्य। लेकिन इसी अभिक्रिया को अगर मैंने खुले पात्र में किया, इसी अभिक्रिया को मैंने खुले पात्र में किया तो ये अभिक्रिया जो आपकी है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी, अग्र दिशा में। ऐसा क्यों? क्योंकि बंद पात्र में यहां पर जो गैस निकलेगी वो कंटेनर में रहने वाली है, बर्तन में रहने वाली, बाहर नहीं निकलेगी। जबकि यहां पर जो खुले पात्र में जो रिएक्शन है जब होगी तो यहां पर जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी, और एक बार गैस बाहर निकल गई उसको पकड़ के वापस ला सकते हैं आप लोग। ठीक है? तो वापस से इससे रिएक्शन नहीं करेगी, इधर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर? तो एक ही अगर डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब यह है इस अभिक्रिया के लिए एक ही डायरेक्शन जा रही है, इसका मतलब वहां से CO2 गैस बाहर निकल गई। और यह अभिक्रिया दोनों डायरेक्शन में, और इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? खुले पात्र में रिएक्शन नहीं कर रहे हो, बंद पात्र में कर रहे हो। ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। अब एक और एग्जाम्पल आता है ना, एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने ये किया CH3 COO- + H2, ये किया। ठीक है? अगर इस आयन को इसमें डाला तो ये अभिक्रिया आपको इस तरीके से दिखेगी, यहां पे उत्क्रमणीय फॉर्म में CH3 COOH + H2, सॉरी प्लस OH-। यह अभिक्रिया उत्क्रमण है। ठीक है? ये जो है ऋणायन है एसिड के। क्लियर? अगर मैंने ये किया, देखो NH4 + H2, इसको अगर पानी में डाला तो यहां पे क्या होगा? यहां पर होगा कि NH4OH बनेगा, साथ में बनेगा H+। तो ये दोनों अभिक्रियाएं जो है आयनिक रिएक्शन है, जागे जाके चैप्टर दूसरा जो पार्ट में बोल रहा हूं उसमें पढ़ोगे, और ये दोनों अभिक्रियाएं जो है ये उत्क्रमण अभिक्रिया होती है। क्लियर? अब यहां पर एक और होता है कि अम्ल क्षार का उदासीनीकरण, अम्ल क्षार उदासीनीकरण। तो अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने क्या लिया? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। जैसे HCl की रिएक्शन हम लोगों ने करी NaOH के साथ, तो ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी, NaCl + H2। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि HCl और NaOH एक तरीके से क्या है? प्रबल है, और जो प्रबल है वो 100% आयनाइज होते हैं, 100% वियोजित होते हैं। अगर ये 100% वियोजित हुए, ऐसा माना जाता है कि जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है वो 100% आयनाइज होते हैं, वियोजित होते हैं, वियोजन की मात्रा उनकी 100% होती है। अगर 100% आयनाइज हुए, वियोजित हुए, तो एक कंप्लीट रिएक्शन करेंगे एक दूसरे से और एक ही डायरेक्शन में जाके खत्म हो जाएंगे। जबकि यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है? दुर्बल के साथ ऐसा नहीं होता। दुर्बल क्या होते हैं? कम, मतलब 100% आयनाइज नहीं होते ना, पूर्ण रूप से विघटित नहीं होते, और पूर्ण रूप से विघटित नहीं होते तो वो दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं जा सकते ये प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। क्लियर? तो ये जो उदाहरण है ये है अनुत्क्रमण्य का उदाहरण। ठीक है? इसके बाद हम लोग कुछ और प्रकार देखेंगे अभिक्रियाओं के, और अभिक्रिया में जो अगला प्रकार है, अभिक्रिया के प्रकार, वो है कि अभिक्रिया दो प्रकार से और हो सकती है। एक हो सकती है रासायनिक साम्य रखने वाली अभिक्रियाएं, और दूसरी होगी
भौतिकी साम्य रखने वाली अभिक्रिया। अच्छा, एक बात याद रखना कि अनुत्क्रमण अभिक्रिया कभी भी साम्यावस्था ग्रहण नहीं करेगी, है ना। अनुत्क्रमण अभिक्रिया, जैसे ये जो अभिक्रिया हम लोग लिख रहे हैं यहां पर, ये वाली अभिक्रिया, ये कभी भी साम्यावस्था ग्रहण नहीं कर सकती। लेकिन उत्क्रमण अभिक्रिया कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, इसके में कोई डिसाइड नहीं है ना। उत्क्रमण अभिक्रिया में भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। 99% चांस तो नहीं कर ले, है ना। 1% चांस ऐसा है कि वहां पर क्या होगा, मैं बाद में बताऊंगा आपको, ये अभी डिस्कस करना ठीक नहीं है। तो अनुत्क्रमण अभिक्रिया वो कभी भी साम्यावस्था में नहीं आएगी, लेकिन ये आ सकती है, नहीं भी आ सकती। 1% जो अपवाद है मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर। तो दो तरीके से और प्रकार हो सकते हैं अभिक्रिया के, एक है रासायनिक साम्य और दूसरा है भौतिकी साम्य। रासायनिक साम्य जैसे कि मान लो आपके पास में रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रही है, N2O4 से 2NO2, ये गैस है और ये भी गैस है। और इसमें जो उदाहरण मैं ले रहा हूं, इसमें उदाहरण ले रहा हूं इस तरीके से, H2O द्रव से H2O गैस। क्लियर। अगर आप इसकी बात करो तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, अवस्था परिवर्तित हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जबकि जो अभिकर्मक है दोनों तरफ, जो ये दोनों जो दे रखे हैं अभिकारक और उत्पाद, वो एक ही है, H2O। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इस तरीके के साम्य जिसमें अवस्था में से परिवर्तन हो, अभिकर्मक वही हो, तो हम लोग क्या करेंगे, अभिकर्मक समान हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिकी साम्य। लेकिन ऐसे साम्य अवस्थाएं जिनके अंदर अभिकर्मक चेंज हो रहे हो, परिवर्तित हो रहे हो, अब यहां पर ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वो कंडीशन के हिसाब से। क्लियर। लेकिन अगर यहां पर पुराने बंध टूट रहे हैं, पुराने बंध टूटते हैं एवं नए बंध बनते हैं, तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं रासायनिक साम्य रखेंगी। ठीक है। जिनमें सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो रहा है वो भौतिकी साम्य, और जिनमें पुराने बंध टूट के नए बंध बनते हैं, मतलब कि अभिकारक और उत्पाद दोनों अलग अलग हो जाएं, अवस्थाएं चाहे कुछ भी हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे रासायनिक साम्य। क्लियर। एक और प्रकार यहां पे आपको देखना है, एक और प्रकार देखना है, और प्रकार है, इंपॉर्टेंट भी है, वो है समांगी अभिक्रियाएं और दूसरा विषमांगी अभिक्रियाएं। समांगी अभिक्रियाएं और विषमांगी अभिक्रियाएं दोनों क्या होती है, देखने वाली बात है ना। तो समांगी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें सभी अभिकर्मक, प्रत्येक अभिकर्मक, अच्छा मैं अभिकर्मक यहां पे बोल रहा हूं तो इस चैप्टर में अभिकर्मक जब भी बोलूं समझ जाना कि अभिकारक और उत्पाद दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है। इस अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रत्येक अभिकर्मक एक ही अवस्था में हो, एक ही अवस्था में हो, उनको हम लोग बोलेंगे समांगी अभिक्रियाएं, और उनमें जो साम्यावस्था आएगी उनको हम लोग बोलेंगे समांगी साम्यावस्था। जैसे ये एग्जांपल है, अगर आप यहां पे देखो इन सब की फेस, इन सब की अवस्था, तो सब के सब है यहां पर गैस। ठीक है। और साम्यावस्था भी आ रही। तो ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी साम्यावस्थाएं जिनमें सभी अभिकर्मक जो हो, प्रत्येक अभिकर्मक वो किसमें हो, एक ही अवस्था में हो। जैसे यहां पे गैस गैस है, गैस है, द्रव 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 द्रव, ठोस ठोस ठोस। ठीक है। सबकी अवस्था जो होनी चाहिए एक होनी चाहिए, तो उनको हम लोग बोलेंगे समांगी। और विषमांगी जिनमें ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक भिन्न अवस्था में हो, भिन्न अवस्था में हो, तो उन्हें विषमांगी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। जैसे
अगर मैं यहां पे उदाहरण की बात करूं, CaCO3 परिवर्तित होकर यहां पे बनाएगा CaO प्लस CO2। ये रहेगा ठोस, ये रहेगा ठोस और ये रहेगा गैस। साम्यावस्था आ रही है, लेकिन यहां पर जो अवस्थाएं हैं वो भिन्न भिन्न है। यहां पर दोनों ठोस है और एक गैस है। तो ऐसी अभिक्रियाएं हम लोग बोलेंगे विषमांगी अभिक्रियाएं। ठीक है, क्लियर। एक और प्रकार यहां पे आता है अभिक्रिया का, और इसका मैक्सिमम पार्ट जो है, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर जो एक पूरा चैप्टर बना दिया गया है 12th में, रासायनिक बल गति की। ठीक है, यह अभिक्रियाएं हैं मंद गति वाली अभिक्रियाएं, और दूसरी है तीव्र गति वाली अभिक्रियाएं। मंद गति या धीमी गति, ठीक है, वो तीव्र या तेज दोनों बोल सकते हैं उसको। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको होने में कई साल लग जाए, कई महीनों, कई सप्ताह लग जाए, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं मंद गति की अभिक्रिया। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो ऐसी अभिक्रियाएं बहुत धीमी गति से होंगी, बहुत धीरे 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 आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तेज गति से होती है, विदिन अ सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर हो जाए, उनको हम लोग बोलेंगे तीव्र गति वाली अभिक्रियाएं। और इनका एग्जाम्पल अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, अम्ल क्षार उदासीनीकरण। अम्ल क्षार उदासीनीकरण, बहुत तेजी से ये रिएक्शंस होती हैं, बहुत तेजी से। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा HCl प्लस NaOH से क्या बना, NaCl प्लस H2। तो बहुत तेज गति से अभिक्रिया होंगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं अम्ल क्षार उदासीनीकरण। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो 100% आयनाइज होते हैं, फटाफट रिएक्शन करते हैं बहुत तेजी से। क्लियर। तो ये थे प्रकार अभिक्रियाओं के, है ना। अब हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे जो साम्यावस्थाएं आ रही है उनको पहचानेंगे कैसे, है ना। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि साम्यावस्था आ रही है। क्लियर। तो साम्यावस्था की पहचान के लिए, साम्यावस्था की पहचान के लिए बिंदु हम लोग इस तरीके से पता करेंगे कि साम्यावस्था आ रही है या नहीं आ रही। एक उदाहरण लेते हैं सबसे पहले। तो उदाहरण है कि यहां पर मैंने एक बंद पात्र में यह अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों गैस हैं और इन दोनों गैस में जो N2O4 है ये तो है रंगहीन, और जो NO2 है यह है भूरे रंग की। जब अभिक्रिया होगी तो किसी भी पात्र में अगर आप अभिक्रिया करा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रारंभ में क्या होंगे, N2O4 के मोल होंगे, और N2O4 जो है वो है रंगीन। अब जब ये टूटेंगे तभी तो NO2 बनेंगे। धीरे धीरे करके रंगीन गैस जो है आपको भूरा रंग देना शुरू करेगी, है ना। एक्चुअली में भूरा रंग किसकी वजह से आ रहा है, NO2 की वजह से, कि वहां पर उत्पाद बनना शुरू हो गया, है ना। रंगहीन से धीरे धीरे करके अगर आपको टेस्ट ट्यूब में ट्रांसपेरेंट जो आपका रहता है रंगहीन, अगर वहां पानी की तरह बिल्कुल रहेगा, अगर वहां पे धीरे धीरे करके ब्राउन कलर, भूरा कलर आपको दिखना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये होगा कि वहां पे उत्पाद बनना शुरू हो गया, है ना। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहां पर जो भूरा रंग है, इस भूरे रंग की तीव्रता, भूरे रंग की तीव्रता नियत हो जाएगी। भूरे रंग की तीव्रता नियत हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो आप पहचान जाना कि वहां पे साम्यावस्था आ चुकी है। क्लियर। अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर तो हम लोगों ने पता कर लिया कि भूरे रंग की तीव्रता से साम्यावस्था आ रही है, मतलब भूरे रंग की तीव्रता अगर नियत हो गई साम्यावस्था आ रही है। लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि यहां पे कंटेनर में जो गैस भरी गई है या फिर जो अभिकर्मक भरे गए हैं सारे के सारे ही रंगीन है, तो फिर कैसे पता करोगे? देखते तो पता नहीं कर सकते, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके प्रैक्टिकल पे जाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा बोला गया है कि सभी अभिकर्मक
मतलब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता नियत हो जानी चाहिए। अगर हम लोग ऐसे पता नहीं कर सकते कि वहां पर दोनों अगर रंगहीन गैस आ जाए या फिर सारी चीजें रंगीन हो जाए, कलर देख के पता नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होना चाहिए, आपको जाना पड़ेगा उसके प्रैक्टिकल पे, मतलब उसके थ्योरेटिकल वैल्यू सब काम, मतलब उसको देख के काम नहीं चलेगा, अब हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी चीजें। तो सभी अभिकर्मक की सांद्रता क्या हो जानी चाहिए, नियत हो जानी चाहिए। इट मस्ट बी कांस्टेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाएगी। पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जानी चाहिए। अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जानी चाहिए। यह दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट यह है, अच्छा ये दोनों पॉइंट्स आप पहचान सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कांस्टेंट वहां पर कंसंट्रेशन होगी तब भी पहचान सकते हो, और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अग्र अभिक्रिया की दर अगर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होगी तब भी आप, अच्छा ये बराबर होनी चाहिए, और ये नियत से काम चल जाएगा, बराबर भी हो सकती है यहां पे। ठीक है, लेकिन यहां पे तो इट शुड बी इक्वल, ये बराबर होनी ही चाहिए। क्लियर, ये दो पॉइंट्स आपका काम चल सकता है। अब ये है कि साम्यावस्था आ गई तो क्या अभिक्रिया रुक जाएगी या अभिक्रिया चलती रहेगी, ये पॉइंट आता है ना। अगर साम्यावस्था आई तो क्या अभिक्रिया रुक जाएगी क्या, है ऐसा नहीं होता। जब भी साम्यावस्था आती है तो साम्यावस्था का मतलब यह है कि वहां पे सांद्रताएं नियत हो गई है, दोनों की दरें बराबर हो गई है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि अभिक्रिया रुक जाएगी। अब अभिक्रिया साथ साथ चलेगी, इधर से अभिकारक उधर से उत्पाद, इधर से उत्पाद उधर से अभिकारक। क्लियर, तो इसका मतलब यह है कि अभिक्रिया चलती रहेगी, है ना, कि साम्यावस्था पर अभिक्रिया गतिक होती है। साम्यावस्था पर क्या होती है, अभिक्रिया गतिक होती है। चौथा पॉइंट यह है कि अगर अभिक्रिया चली रही है ना, तो आगे की दिशा से भी चल सकती है, पीछे की दिशा से भी चल सकती है। आगे की दिशा से चलेगी तो आगे की दिशा की तरफ से साम्यावस्था आएगी, पीछे से चलेगी तो पीछे की दिशा की तरफ से साम्यावस्था आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि साम्यावस्था जो है दोनों दिशाओं से प्राप्त की जा सकती है। तो चौथा पॉइंट यही है हमारे पास इंपॉर्टेंट, कि साम्यावस्था दोनों दिशाओं से प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। तो ये पॉइंट है हमारे, जो हमें क्या बताएंगे कि अभिक्रिया साम्यावस्था में है या नहीं है। पहला तो देखते ही, अगर रंग की तीव्रता नियत हो रही है तो सही है ना, रंग नहीं है वहां पर अभिक्रिया में, तो फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी सांद्रताएं नियत हैं, काम चलेगा। अभिक्रिया अगर अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होनी चाहिए, नियत से काम नहीं चलेगा इसके लिए, है ना। साम्यावस्था पर अभिक्रिया गतिक होती है, मतलब चलती रहती है, और अभिक्रिया में साम्यावस्था दोनों तरफ से प्राप्त की जा सकती है, आगे की दिशा से भी और पीछे की दिशा से भी। क्लियर, अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर कुछ ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ जो है वो दो तरीके के होंगे आपके। पहला जो ग्राफ है हमारा है सांद्रता और समय के बीच। ये जो बड़े ब्रैकेट में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, बड़े ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, सांद्रता लेते हैं, फिर भी कल मैं एक बार पढ़ाऊंगा इसको, सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं। सक्रिय द्रव्यमान लगभग सांद्रता के बराबर होता है ना, इसको बोलते हैं सांद्रता। क्लियर, तो सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से खींचेंगे, ये होगी सांद्रता और ये होगा समय। ग्राफ देखो कैसे आ सकता है, समय मान लो कोई अभिक्रिया में ले रहा हूं ए से बी,
तो आपको पता है कि समय के साथ साथ ए खत्म हो रहा होगा और बी बन रहा होगा, है ना। रिएक्टेंट क्या होता जाता है, खत्म होता जाता है, और प्रोडक्ट जो है आपका उत्पाद वो बनता जाता है। अभिकारक खत्म होगा, उत्पाद बनेगा। तो यहां पर अभिकारक है ए धीरे धीरे खत्म हो रहा है इस तरीके से, और उत्पाद धीरे धीरे करके ऐसे बन रहा है। क्लियर। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहां पर दोनों की सांद्रताएं, ये ए की सांद्रता है जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ये बी की सांद्रता है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहां पर दोनों की सांद्रताएं जो हैं ये हो जाएंगी नियत, और नियत होने की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था। क्लियर। दोनों की जो सांद्रताएं यहां पर हो जाएंगी नियत। इसका जो दूसरा ग्राफ है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लो। ये सांद्रता और ये समय इस तरीके से, ये ए की सांद्रता और ये बी की सांद्रता। यहां पर भी एक ही काम हो रहा है कि दोनों की सांद्रताएं क्या हो रही है, नियत हो रही है इस पॉइंट के बाद। तो यहां पर नियत हो जाएंगी दोनों की सांद्रताएं। इसको भी हम लोग बोलेंगे साम्यावस्था की अवस्था। तीसरा जो ग्राफ है समय और सांद्रता के बीच में, वो कुछ इस तरीके का है। ये ऊपर वाली जो लाइन है ये बता रही है ए की सांद्रता कम हो रही है, और ये बता रही है बी की सांद्रता बढ़ रही है। लेकिन इस पॉइंट पे यहां पर ये सांद्रता क्या हो गई, नियत हो गई है, और नियत के साथ साथ ये बराबर भी हो गई है। मतलब यहां पर ए की कंसंट्रेशन बराबर बी की कंसंट्रेशन बराबर क्या हो गई है, नियत हो गई है। दोनों की सांद्रता बराबर भी होगी, नियत भी होगी। जबकि यहां पर दोनों की सांद्रता क्या है, नियत है, बराबर नहीं है। वहां पर नियत के साथ बराबर भी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें तो नियत चाहिए थी, बराबर भी हो सकती है। लेकिन जो दूसरा ग्राफ है दर और समय के बीच, जो दूसरा ग्राफ है दर और समय के बीच, उसमें क्या चेंजेस होंगे वो देख लो। यहां पर ये दर है और ये समय है। दो ग्राफ बना रहा हूं, आपको ये सोचना है कि दोनों में से सही कौन सा है। एक सही है और एक गलत है। एक तो ये है और दूसरा ये है। बताओ। ये अग्र दिशा की दर है, इसको मैं आर एफ से डिनोट करता हूं। एफ का मतलब है फॉरवर्ड, अग्र दिशा, है ना। ये प्रतीप या पश्चिम दिशा की है, इसको मैं आर बी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, आर एफ और आर बी। यहां पर दरें नियत हो रही है, और मैंने आपको बोला कि नियत से काम नहीं चलेगा। ये देखो, अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होनी चाहिए, जबकि यहां पर क्या हो रही है, सिर्फ नियत हो रही है। इससे काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये जो है ग्राफ दर के लिए ये रॉन्ग है, जबकि सांद्रता के लिए सही था ये, क्योंकि वहां पे तो हमें नियत चाहिए थी। सांद्रता नियत होना और बराबर होना दो अलग अलग चीज है। कोई भी चीज नियत होती है और बराबर होती है, दोनों अलग अलग बिंदु हैं। नियत होने का मतलब ये नहीं है कि बराबर हो गई चीज, है ना। ये नियत है। और ये यहां पर ये देखो, मैंने अभी जस्ट बताया, यहां पर ये आर एफ बराबर क्या है, आर बी। इसका मतलब यहां पर ये क्या है, साम्यावस्था है, लेकिन यहां पर बराबर नहीं है, इसलिए साम्यावस्था नहीं है। क्लियर। तो ये ग्राफ गलत है दर के लिए और समय के लिए, और ये ग्राफ सही है, जबकि वहां पर तीनों ग्राफ सही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो किसी भी चीज का दर, किसी भी चीज का नियत होना, बराबर होना, दो अलग अलग चीजें, ध्यान रखना। क्लियर। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। कल एक लो पढ़ेंगे हम लोग, नया नियम, द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम, है ना। फिर वहां से नया, मतलब वहां से अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।